पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, नमस्कार नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात में। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम दो किताबों पर बात करते हैं, किताबों के दो हिस्सों में। तो आज के पहले हिस्से में जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है आसान पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की ये किताब, जिसका तर्जुमा इफ्तिखार साहब ने किया है, और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर जावेद हसन साहब। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर जावेद हसन साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे उर्दू में जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप एक मुहक्किक हैं, एक नक्काद हैं, अदीब हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम का पहला सवाल किताब के मुतालिक कि ये किताब पंचतंत्र जो कि संस्कृत में थी, आलमी अदब में इसका क्या मकाम है और क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डालिए। जी हाँ, इसका मकाम यकीनन है, और उसकी वजह यह है कि ये तो बहुत ही मारूफ़ किताब यानी संस्कृत में, फिर उसका हिंदी तर्जमा किया गया, और तर्जुमे की मदद से ये पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड लिटरेचर में आप कह लीजिए कि इसकी अहमियत है। चाहे वो अरबी हो या फ़ारसी ज़बान हो। अरबी में कलीला व दिमना के नाम से इसका यानी तर्जमा किया गया, अखलाक़ मोहसिनी के नाम से फ़ारसी में, और ये तमाम यानी कहानियाँ पंचतंत्र की जो अभी जिसका उर्दू तर्जमा हुआ और जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो यकीनन वर्ल्ड लिटरेचर में इसकी मुनफरिद अहमियत है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि ये इस्लाही नोयत की हैं, इस्लाह है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मकसदी भी है। एक मकसद के तहत ये सारी कहानियाँ लिखी हैं। सारी कहानियाँ सबक आमोज़ हैं। अब बताइए कि रूट इसका संस्कृत है, लेकिन फिर बंगाल और अरब और पूरी दुनिया में यानी एक इम्पैक्ट तो है, जाहिर है। तो वो क्यों है? चूँकि वो अक़दार हैं, वो वैल्यूज़ हैं जिसकी तहत लोगों ने समझा कि अच्छा ये हमारे लिए भी हैं। तो ये इसकी सबसे अहमियत इस बात की है कि वो वैल्यूज़ या अक़दार हैं जो कि तमाम लोगों को इंस्पायर करती हैं एक तरह से, और ये मुतासिर करती हैं, और लिहाजा इसलिए लोगों ने उसको अपनाया। बच्चों की दिलचस्पी का कितना ख्याल रखा गया है और कितनी मुआविन है उनकी तरबियत के लिए? यकीनन जब हम बच्चों के अदब की बात करते हैं तो बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन जाहिर है कि उसका महल यहाँ नहीं है। बस उसमें ये देखा जाता है कि वो चीज़ें जो कहानी हैं या कुछ भी जो पीस हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो क्या वो उस स्टैंडर्ड की है नहीं, उसको वो समझ रहे नहीं, उनकी जहनी इस्तात इतनी है कि उसको उस पैगाम को समझ सकते हैं या नहीं। तो कहानी एक मीडियम ऑफ फॉर्म, जो फेबल्स थे, जाहिर है कि लोक कहानियाँ थीं, और उसको आसान ज़बान में, आसान उर्दू में बताने की कोशिश की गई है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, ड्राइंग और ये सब चीज़ें, और बच्चों को जाहिर है कि मुतासिर करती हैं और अपीलिंग होती हैं। तो वो उसका तो ख्याल रखा ही गया है। कहानी में भी सिर्फ यानी बच्चों के लिए तो लिखा गया, बज़ाहिर हम कहें कि बच्चों के लिए, लेकिन ये उसका इतलाक़ बड़ों पे भी है। फिर ये कि इसका पूरा सयाक़ है कि जंगल है, जंगली जानवर हैं और तमाम किस्म की, लेकिन वो सब एक तरह से हम मेटाफर भी उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो बड़ों के लिए भी उतनी अहम है। और अभी जो इससे पहले गुफ्तगू हुई कि तमाम दुनिया में इसकी अहमियत और वर्ल्ड लिटरेचर में, तो ये उसमें ये एक शामिल है कि ये बड़ों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों के लिए है। डॉक्टर साहब, इसमें कुल 25 कहानी है इस हिस्से में। तो क्या ये कहानियाँ अपने मौजू के एतबार से या कि अपनी ट्रीटमेंट के एतबार से ये सारी चीज़ों का अहाता करती हैं या नहीं? आपको कौन सी कहानी इसमें पसंद आई, उसका भी ज़िक्र हमारे नाज़रीन से करिए। ज़रूर, ये 25 कहानियाँ सब अहम हैं। मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें कोई ना कोई सबक आमोज़ वाक़या नहीं है। वो हमारे लिए यानी जिसमें शिक्षा
मतलब शिक्षा और सीखने की चीज़ है या नहीं, वो उसमें मौजूद है, सबक मौजूद है और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए वो अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, उसका उन्वान है मित्र भेद, ये जो कहानियाँ हैं। तो अब मित्र भेद, भेद का एक लफ्ज़ तो वो होता है कि साहब राज, और एक भेद अंतर को भी कहते हैं। तो यहाँ वो राज है, यानी असरारे दोस्त कहना चाहिए कि असरारे दोस्त या मित्र भेद, उसके झैल में 22 कहानियाँ हैं, फिर 4 कहानियाँ हैं जो दोस्ती के सिलसिले में। तो यानी कि जो जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें जिस तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोग होते हैं ज़ाहिर हैं, तो उनमें खूबी और ख़ामियाँ, तो इन सब को बड़े खूबसूरत पैराए में बयान किया गया है। और ये यानी बच्चों के लिए तो है ही, बड़ों के लिए भी इसमें यानी एक सबक है और वो सीख सकते हैं। हर कहानी में कोई ना कोई पैगाम ज़रूर है। जैसे मैंने मिसाल दी आपको रंगा सियार, अभी जिक्र आया उस कहानी का, नील के बर्तन में गिरा हुआ गीदड़। तो अब उसमें देखिए कि गीदड़ है और वो नील के बर्तन में गिर जाता है, फिर उसका रंग तब्दील हो जाता है। तो फिर वो जाके जंगल में लोगों से ये कहता है कि साहब मैं इस जंगल का राजा हूँ, और लोग डर भी जाते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, उसके ताबे हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उसमें वो अपने सबको तो वो ओहदा दे देते हैं, शेर को, चीते को, और गीदड़ों से कुछ वो बाज पूछ नहीं करते, उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। ज़ाहिर हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो है कि वो अपनी हकीकत और अपनी शनाख्त को छुपा नहीं पाते। जब वो गीदड़ अपनी आवाज़ में बोल रहे थे तो इनका रुआं कांपता है, और फिर वो गीदड़ की आवाज़, तब लोग मतलब दूसरे जानवर ये समझ पाते हैं कि साहब ये तो गीदड़ है और ये राजा बना हुआ था। तो गोया ये कि वो उसकी सरिश्त नहीं बदलती। तो ऐसे लोग होते हैं हमारे माशरे में। तो जावेद साहब, एक सवाल इससे ये भी बनता है कि इंसानी ज़िंदगी में या कि बच्चों की ज़िंदगी में मित्र भेद की क्या अहमियत है, या कि मित्र भेद क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में जानना। ये ज़रूरी है। देखिए, इंसान तो एक कहते हैं कि ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए उसे अच्छे दोस्त की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। और वो दोस्त यानी इंसान भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं। बड़ों की ज़िंदगी में भी अहमियत के हामिल हैं, बच्चों को तो और ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि सोहबत का असर पड़ता है इंसान पे। तो वो अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी सोहबत होगी तो उसका असर पॉजिटिव होगा। और यानी दूसरी तरह के बच्चे या नेगेटिव जिनका होगा तो वो दूसरा फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा वो तो अपनी जगह मुसल्लम है, अहमियत है कि अच्छे लड़कों की दोस्ती या अच्छी सोहबत इख्तियार करना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि साहब अच्छी सोहबत इख्तियार की। क्या कहानियाँ ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं, या इन कहानियों को क्या ज़िंदगी का निचोड़ कहा जा सकता है? इन कहानियों को एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत यानी एक मुद्दत तक, यानी एक तजर्बे के बाद जो कुछ एक निचोड़ सामने आता है, तो उस तरह से वो हैं। और वो अपीलिंग हैं, अपील करते हैं और रिलेवेंट भी हैं। और यानी हम सब के लिए रिलेवेंट हैं इस कहानी में जो चीज़ें हैं, जो सबक है, जो लेसन्स हैं, या तजर्बे और मुशाहदे की बिना पर जो कुछ भी निचोड़ पेश किया गया है, तो वो लगता है कि बिल्कुल बरहक है, बरमहल है, उससे इनकार नहीं। जावेद साहब, ये कहानियाँ बच्चों की तरबियत के लिए कितनी कारगर हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। यकीनन कारगर हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो अपनी यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की हम बात करें तो वो वही सब है जो अब तो बहुत उसकी एडवांस शक्ल आ गई है, वीडियोज़ हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन ये कहानियाँ भी अहम हैं। और ये चूँकि बच्चों के पेश नज़र ही, अब देखिए कि इसकी तारीख़ में आप जाएँ तो ये है कि एक राजा ने अपने राजकुमार की ट्रेनिंग के लिए गोया कि एक पंडित से कहा, और ये कि राजकुमार को हमको तरबियत देनी है, तो उसने गोया बहुत ही जहानत से ये कहानियाँ तैयार की एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो यकीनन ये तो बिल्कुल हैं, और इससे उनकी एक ज़हनी वसअत में मुआविन होती है, या उनको अपनी सोच डेवलप करने में ये कहानियाँ मुआविन हैं। और चूँकि ये जानवरों को और जंगल के तमाम, तो वो सब ऐसे हैं कि जो बच्चों को अपील करते हैं, जितने भी जानवर उनकी चाइल्ड साइकी को सामने रखे। तो देखिए ये कि अभी जो इसकी एडवांस शक्ल हैरी पॉटर, तो अब बताइए कि ये सारी चीज़ें हमारी हिंदुस्तानी तहजीब में, चाहे वो पंचतंत्र हो या अल्फ लैला हज़ार दास्तान हो या उर्दू दास्तानें, मसनवियाँ, तो ये सब एलिमेंट हैं उसमें, है ना। बच्चों के लिए तो हैं ही, बड़ों के लिए भी वो उतनी ही हैं। और अल्फ लैला हज़ार दास्तान में देखिए देव है, जिन है, और यानी परियां हैं।
तो ये सब यानी एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। यहाँ जंगल और पूरा निज़ाम देखने में है कि जंगल है और जानवर हैं, लेकिन वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि मेटाफरिकल इस्तेमाल किए गए हैं। उसका इतलाक़ इंसानी ज़िंदगी पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे माशरे पर होता है। डॉक्टर जावेद हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, शुक्रिया। अपना कीमती वक्त हमें दिया और बेहद ही दिलचस्प और अदबी गुफ्तगू और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे। अगले हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। इस हिस्से में हम जिस हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे वो है साहित्य के नामवर। ये किताब मशहूर नक़ाद हिंदी अदब का एक बड़ा नाम नामवर सिंह के मुतालिक। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर दिलीप शाक्य साहब। आप प्रोफ़ेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, शोबा हिंदी में। आप एक फ़िल्म क्रिटिक हैं, सिनेमा पर आपकी किताबें हैं। आप एक हिंदी के कवि हैं, अच्छे कवि हैं, और ढेरों मज़ामीन आपके जा बजा मैगज़ीन्स में छपते रहते हैं। खैर मकदम है सर, आपका इस्तकबाल है हमारे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत में पहला सवाल तो यही कि जनाब नामवर सिंह के मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताइए। नामवर सिंह हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य के इतिहास का एक जाना माना नाम है। और उनकी पैदाइश है 1926 की और उनका इंतकाल हुआ 2019 में। इस तरह कुल 93 साल की उम्र उन्होंने जी, और इसमें उनका जो पूरा जीवन है वो साहित्य की सेवा में समर्पित हुआ। उनका संबंध भारत के बहुत कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों से रहा है। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की और सागर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से तो उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। कई वर्षों उन्होंने साहित्य की सेवा वहाँ की और ख़ास तौर से वहाँ जो हिंदी का डिपार्टमेंट है उसको स्थापित करने में उनका योगदान था। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो ये डिपार्टमेंट है जिसको हम सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं, इसके पीछे नामवर सिंह की जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये था कि हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों को हम एक जगह, एक कोई ऐसा केंद्र हो जहाँ उनको साथ साथ पढ़ाने की व्यवस्था हो। तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नामवर जी और उस वक्त मोहम्मद हसन साहब, इन दोनों के सहयोग से वो एक सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज करके वो डेवलप हुआ आगे। नामवर जी जिस कारण से हिंदी आलोचना में जाने जाते हैं वो है कि उन्होंने एक तो मार्क्सवादी जीवन दृष्टि उनकी जो है उसका उन्होंने सहारा लिया हिंदी साहित्य के अध्ययन और उसके विकास में। दूसरी बात यह है कि उनकी कुछ किताबें हैं जो हिंदी साहित्य की परंपरा में और हिंदी साहित्य के विकास में बहुत महत्व रखती हैं। जैसे पहली ही उनकी किताब जो आई वो थी 1952 में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ये एक तरह से हिंदी भाषा के इतिहास और उसकी समकालीनता को एक साथ लाकर देखने वाली किताब थी और ये इनका शोध ग्रंथ था जिसकी बड़ी चर्चा हिंदी में हुई। बाद में जब वो MA की पढ़ाई करते थे वहाँ काशी हिंदी विश्वविद्यालय में, तो उसी दौर में आप सोचिए उन्होंने छायावाद शीर्षक से एक किताब लिखी जो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और शोधार्थी और विद्यार्थी उसको बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ते हैं। और ये MA में जब वो पढ़ते थे तभी उन्होंने ये किताब लिख दी थी। तो ये एक छायावाद को नए ढंग से समझने की दृष्टि वो किताब हमको देती है। फिर उनकी कुछ और किताबें हैं जैसे कविता के नए प्रतिमान जो 1968 में प्रकाशित हुई, और ये किताब हिंदी कविता के इतिहास को नए ढंग से समझने का मौका हमको देती है। इसी तरह कहानी पर उनकी एक किताब आई उसी दौर में, कहानी नई कहानी,
और नई कहानी के विषय में उन्होंने एक वक्तव्य उस दौर में निर्मल वर्मा के बारे में दिया कि निर्मल वर्मा की जो कहानी थी परिंदे, वो हिंदी की नई कहानी की पहली कहानी मानी जाती है और ये जुमला लंबे समय तक चलता रहा। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण उनकी जो किताब है वो इतिहास और आलोचना करके है, जो साहित्य की इतिहास दृष्टि को नए सिरे से समझने का अवसर हमें देती है। और उनके जो गुरुदेव रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके अंडर में उन्होंने पीएचडी की और हमेशा वो उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे, उनका छायाचित्र हमेशा वो जेएनयू में उनके विभाग में और जहाँ वो रहते थे शिवालिक अपार्टमेंट में, उस घर में भी हमेशा वो फ़ोटो मुस्कुराता हुआ उनके गुरुदेव का लगा रहता था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के वो बहुत ही काबिल शिष्य थे और उन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। 1982 में द्विवेदी जी पे उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम है दूसरी परंपरा की खोज, जिसमें उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का सबसे बड़ा आलोचक बताया और उनके साहित्यिक अवदान को उस किताब में रेखांकित किया और अपने गुरुदेव के जीवन को भी उसमें याद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। अब डॉक्टर साहब इस किताब के हवाले से बात करते हैं। राकेश रेणु जी ने इसका संपादन किया है और इसमें जो लेख हैं और जो आपने पढ़े और आपके पसंदीदा हैं उन पर हमारे नाजरीन को बताइए। ये किताब मुझे एक ख़ास नज़र से बहुत दिलचस्प लगी। एक तो इस किताब के बारे में यह है कि ये नामवर जी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर प्रकाशित की गई थी और इसका संबंध आजकल, जैसा कि आपने कहा कि राकेश रेणु, तो इसका जो संपादन है राकेश रेणु जी ने किया है और राकेश रेणु आजकल पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इस नज़रिए से भी एक महत्वपूर्ण किताब है कि आजकल पत्रिका जाहिर है कि उर्दू में भी निकलती है और वो हिंदी में भी निकलती है। उस पत्रिका में जो आलेख छपे थे नामवर जी पर, कुछ संस्मरण की शक्ल में छपे थे, कुछ उनके आलोचनात्मक अवदान के ऊपर छपे थे, तो इस तरह से कुछ साक्षात्कार भी हैं। तो रेणु जी ने उन साक्षात्कारों को, उन आलेखों को और उन संस्मरणों को इस एक किताब में संपादित कर दिया है, जिससे कि बाद के दिनों के जो नामवर जी के समय के बाद के दिनों के जो आलोचक हैं, वो उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनके साहित्यिक अवदान के विषय में वो क्या सोचते हैं, इसको ध्यान में रख के ये किताब निकाली गई है, जिसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और कुछ बड़े साहित्य के मशहूर नाम भी हैं जिनके लेख इस किताब में हैं। उदाहरण के लिए इसमें डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, जो स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं और नामवर जी के साथ वो पढ़े हैं, और उनका भी एक लेख इसमें है जो संस्मरण की शक्ल में है, लेकिन वो सबसे पहला लेख माना जाता है अपने गुरुदेव को याद करने के संदर्भ में, तो वो लेख भी इसमें दिया गया है। और एक दिलचस्प लेख इसमें यह है कि उसका शीर्षक ही बड़ा दिलचस्प है, आज के कलम घसीटू दौर में गद्य। तो इसमें उन्होंने कलम के बारे में बड़ी दिलचस्प बात की है, ख़ासतौर से खुशखत के बारे में, या जो शिकस्त की परंपरा है खुशखत लिखने की, उसके बारे में। और ये कहा है कि हमारा जो संबंध है वो लेखन कला से, सुलेख कला से छूट गया है, और आज के दौर में तो ये और भी महत्वपूर्ण है जब हम कंप्यूटर की दुनिया में हैं, उंगलियों में अब कलम नहीं बल्कि हम टाइपराइटर पे ही सारा कुछ, कीबोर्ड पर ही सारा कुछ करते हैं। तो उसकी एक याद है इसमें कि किस तरह लोग पहले खुशखत लिखा करते थे, और कलम घसीटू का मतलब यह है कि वो ऐसी ज़बान में लिखते थे कि दूसरों को समझ में ना आए। ये भी एक ख़ास तरह का रंग था जो कैलीग्राफी वगैरह है उसका, तो उसका बड़ा विस्तार से इसमें चर्चा किया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण मुझे वो आलेख लगा। ये है। इसके अलावा जो नई कविता की पर जो उनके आलेख हैं उसका भी एक इसमें झलक उनके इस लेख में मिलती है। अब सवाल ये डॉक्टर साहब के आलोचक हैं नामवर सिंह जी, तो ये कि हिंदी तनकीद के किस दबिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, और ज़िंदगी अदब को अदब बराए अदब
या अदब बराए ज़िंदगी, इस पर रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन की। देखिए, नामवर जी जाने ही इसलिए जाते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिक नज़रिए से देखा, क्योंकि उससे पहले हिंदी साहित्य के मूल्यांकन का जो सारा फोकस था वो मध्यकाल पे था, ख़ास तौर से भक्ति आंदोलन वगैरह, इस पर उनके गुरुदेव स्वयं कबीर के विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन नामवर जी ने अपना जो प्रस्थान बिंदु चुना वो छायावाद चुना। हालांकि उनका शोध अपभ्रंश और हिंदी के विषय में है, लेकिन उनकी जो सबसे मकबूल जो किताब मानी जाती है वो है छायावाद, जो आज भी विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं। तो छायावाद को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश उन्होंने की, और उन्होंने ये किया कि आलोचना की जो भाषा है उसको उन्होंने बदल दिया। एक तो ये कि आलोचना की जो भाषा है, जो शब्दावली है, उसमें उन्होंने उर्दू ज़बान का जो संस्कार है वो चाशनी की तरह घोला। तो ये पहले परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ, आलोचना की भाषा ऐसी थी कि वो उसको समझना मुश्किल था। तो नामवर जी का चूँकि रिश्ता पुरानी मतलब उर्दू से भी रहा है, उर्दू शायरी से भी और उर्दू ज़बान से भी, फिर उन्होंने एक निबंध की भी एक किताब बनाई बकलम खुद। तो ये भी एक निबंध की उनकी किताब है गद्य की। तो इस तरह से नामवर जी की शुरुआत छोटे छोटे प्रकरणों से हुई। अब आपने मुझसे पूछा है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जो रिश्ता था स्कूल ऑफ थॉट की जो आप बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जैसे उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक को हम देखते हैं, वैसे ही हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई उसका संबंध नामवर जी से था। क्योंकि नामवर जी बहुत लंबे अरसे तक, शायद जब तक वो जिए तब तक प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे। तो जितने मार्क्सवादी रुझान के जो कवि थे, जो लेखक थे, वो नामवर जी की आलोचना के केंद्र में हमेशा बने रहे, और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो एक प्रगतिशील मूल्यांकन हो सकता है वो उन्होंने जो है वो किया। तो मैं समझता हूँ कि साहित्य की जो प्रगतिशील परंपरा है, जो तरक्की पसंद तहरीक है, हिंदी में उनका वो एक नुमाया नाम है। जैसे कि उर्दू ज़बान में आप शमशुर रहमान फारूकी और शमीम हनफी साहब को देखते हैं, इनके कॉन्टेम्परेरी ही रहे। तो मेरा ख्याल है कि नामवर जी उस तरह से प्रगतिशील परंपरा को आगे ले जाने वाले आलोचक ठहरते हैं। रामविलास शर्मा से उनके वाद विवाद भी रहे हैं उस संदर्भ में। और जैसे हर आलोचक एक कवि को ढूंढता है अपनी स्थापनाओं को समाज तक पहुंचाने के लिए, ऐसे ही नामवर सिंह ने मुक्तिबोध, जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको तब डिस्कवर किया जब मुक्तिबोध का कोई कविता संग्रह भी नहीं आया था। जब मुक्तिबोध की लंबी कविताएं छपती थीं अलग अलग पत्रिकाओं में, तो नामवर सिंह ने उस कवि को एक बड़ा स्थान हिंदी कविता की परंपरा में दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलीप शाक्य सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी मालूमाती और इतनी अदबी गुफ्तगू डॉक्टर नामवर सिंह के हवाले से हुई। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शुमारा पसंद आया होगा। तो इसके यहीं ख़त्म होता है हमारे इस शुमारे का दूसरा हिस्सा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम मंजूर हाशमी की शख्सियत और उनकी शायरी को समझने की कोशिश करेंगे। फिजाएं नगमा परवर खलवते जाशात करते हैं, हम अपने खाने दिल में सुखन आबाद करते हैं। जदीद उर्दू गज़ल को लफ्ज़ियाती और मानियाती सतह पर ताज़गी और ताबंदगी अता करने वालों में एक नुमाया नाम मंजूर हाशमी का भी शामिल है। उन्होंने उर्दू गज़ल को नए रंग और नूर अता किए। मंजूर हाशमी की विलादत 1938 में महल्ला मौलवी टोला ज़िला बदायूं में हुई। आपने इब्तदाई तालीम बदायूं में ही हासिल की। इसके बाद उनका लड़कपन, जवानी और ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत और हसीन लम्हात नैनीताल की वादियों में गुजरे। नैनीताल जैसे पुरफिजा मकाम ने तबीयत में भी हुस्न पैदा कर दिया, और ये खूबसूरती आपकी ज़िंदगी के साथ आपकी शायरी में भी दर आई, और यहीं से मंजूर हाशमी को कायनात के रिश्तों को समझने और उन्हें शायरी में बरतने का शौक़ मिला। मंजूर हाशमी ने आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहाँ से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में MA की तालीम मुकम्मल की, और इसी के साथ साथ BLS की डिग्री भी हासिल की।
तालीम की तकमील के बाद मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से मुलाजमत की शुरुआत की और यहीं से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। 29 जनवरी 2008 में अलीगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ। बारिश, आब और सुखन आबाद के नाम से मंजूर हाशमी के 3 शेरी मजमुए मंजर आम पर आए, जबकि फूलों की कश्तियाँ के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब देवनागरी में इशाअत पजीर हुआ। इस तरह उर्दू और हिंदी दोनों हलकों में मंजूर हाशमी की शायरी ने मकबूलियत हासिल की। उर्दू की अदबी सहाफ़त से भी इनका वास्ता रहा। सामाही दायरे में उन्होंने असद बदायूनी की मुआवनत की। मंजूर हाशमी की गज़लों में नए तेवर हैं, मज़ामीन में तनव्वु है और नुदरत के साथ साथ कौसे क़ुज़ा के रंग बिखरे हैं। उनके कलाम की नुदरत ही उनकी शोहरत को दूर तक ले जाती है। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। पानी में ज़रा देर को हलचल तो हुई थी, फिर यूं था कि जैसे कोई डूबा ही नहीं था। पानी में चमकता हुआ ख्वाबों का जजीरा, इस पार नहीं कोई तो उस पार तो होता। मंजूर हाशमी की गज़लों में तवाज़ुन है, ठहराव है, जज्बातियत की तुंदी से वो दूर हैं। उनके अशार हुस्न व एहसास के पैराए में ढलकर कारी के दिलों में उतर जाते हैं। उनके यहाँ हुस्न है, तख़य्युल को दूर तक ले जाने का मलका है। तेरे खुतूत की खुशबू तो अब भी जिंदा है, पढ़ूं तो अब भी महकती हैं उंगलियां मेरी। उसे भी शौक था बेवजह दिल दुखाने का, सो हमने खेल रचाया उदास होने का। मंजूर हाशमी अपने शेरी एहसास और लफ्ज़ मानी की खूबसूरत बुंद की वजह से शेर व अदब की दुनिया में हमेशा याद किए जाएंगे। रोशन रहेगी लफ्ज़ मानी की सल्तनत, तहरीर में मैं इतनी चमक छोड़ जाऊंगा। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम किताब कायनात का शुमारा। अगले शुमारे में, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।